वेलकम टू RNQ एकेडमी। आज का टॉपिक है उच्चार स्थानानुसार वर्णाचे वर्गीकरण, यानी उच्चार स्थान या तलफ्फुज की जगह की बिना पर वर्ण या अक्षरों को किन किन हिस्सों में बांटा जाता है, आज हम ये देखेंगे। जब हम कोई भी वर्ण या अक्षर को बोलते हैं या उसका उच्चार या तलफ्फुज करते हैं, तब हमारे मुंह में मौजूद किसी न किसी हिस्से का खास इस्तेमाल होता है। वो मुंह में मौजूद हिस्से कौन कौन से हैं? वो है कंठ, जीभ, ताड़ू, मुर्दा, दांत, ओठ। कंठ, कंठ यानी गला या गले के आखिर में जो मुलायम हिस्सा होता है उसे कंठ कहते हैं। जीभ, जीभ यानी जीभ, जबान। ताड़ू, ताड़ू यानी मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा। दांत, दांत यानी दांत। ओठ यानी होठ। इसमें समझने वाली चीज है ताड़ू और मुर्दा। कंठ यानी गला, जीभ, दांत और ओठ तो आपको पता है। ताड़ू और मुर्दा किसे कहते हैं? ताड़ू यानी मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुंह के अंदर का ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपर के दांत से लेके गले तक कर, इसे तालू कहते हैं। तालू को ही हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ये पहला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं ताड़ू या तालू, और ये जो बीच में का हिस्सा जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं मुर्दा। और जो सबसे आखिरी का जो नरम हिस्सा होता है उसे ही कंठ यानी गला कहते हैं। पहले हिस्से को हम कठोर तालू भी कहते हैं और जो आखिरी का हिस्सा कंठ का हिस्सा है उसे कोमल तालू भी कहते हैं। कंठ या वर्ण। कंठ यानी गला। जिन वर्ण या अक्षरों को बोलने के लिए या उनका उच्चार या तलफ्फुज करने के लिए गले का ज्यादा इस्तेमाल होता है या गले का खास इस्तेमाल किया जाता है, वैसे अक्षरों को या वैसे वर्ण को कंठ वर्ण कहते हैं। जब हम अ, आ, क, ख, ग, घ, ग, ह ये कहते हैं या बोलते हैं या इनका उच्चार या तलफ्फुज करते हैं, तब हमारी जीभ का आखिरी हिस्सा गले के ऊपर के हिस्से को छूता है। इन वर्ण या अक्षरों को बोलते वक्त ज्यादा जोर गले पर होता है या गले का ज्यादा या खास इस्तेमाल होता है, इसलिए इन अक्षरों को गले का नाम दिया गया है, कंठ या वर्ण। उसी तरह जिन वर्ण या अक्षरों को बोलने के लिए या उनका उच्चार करने के लिए तालु का खास इस्तेमाल होता है, तो उन अक्षरों को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। उसी तरह जिन अक्षरों को बोलने के लिए या उनका उच्चार करने के लिए मूर्धा यानी ये बीच के हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वैसे अक्षरों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उसी तरह अगर धातुओं का खास इस्तेमाल होता है तो उन अक्षरों को दंत्य वर्ण कहते हैं, और अगर अक्षरों का उच्चार करने के लिए होठों का खास इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसलिए कंठ्य वर्ण या कंठ्य अक्षर किसे कहते हैं? उन अक्षर या उन वर्ण को कहते हैं जिन्हें बोलते वक्त या जिनका उच्चार करते वक्त हमारे जीभ का जो आखिरी का हिस्सा होता है वो गले के ऊपर के हिस्से को छूता है। ऐसे वर्ण को कंठ्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण। हमारे जीभ के नोक के फौरन बाद वाला जो जीभ का चपटा हिस्सा होता है वो तालू पर रखकर या तालू को छूकर जिन अक्षरों या वर्णों का उच्चार किया जाता है उन वर्ण या अक्षरों को तालव्य वर्ण कहते हैं। तो ऐसे तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? ई, ई, च, छ, ज, झ, न, य, श, इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। क्यों तालव्य वर्ण कहते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तब हमारे जीभ के नोक के बाद का जो चपटा हिस्सा होता है वो तालू को जाकर लगता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धा किसे कहते हैं? गले में तालू के बीच का जो हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। ये जो बीच का हिस्सा है गड्ढे वाला, उसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। जिन वर्ण या अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज करते वक्त हमारे जीभ का सबसे सामने का हिस्सा या जीभ का सेंधा
हमारे मूर्धा को जाकर लगता है या छूता है, उसे ऐसे वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर कौन कौन से हैं? ऐसे है रु, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, ळ। दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण या अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज करते वक्त हमारे जीभ की नोक ऊपर के दांतों को जाकर लगती है या छूती है, ऐसे वर्ण या अक्षरों को दंत्य वर्ण कहते हैं। ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं? ऐसे अक्षर है लू, त, थ, द, ध, न, ल, स। इन अक्षरों को दंत्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तब हमारे जीभ की नोक ऊपर के दांतों को जाकर छूती है या लगती है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ यानी ओठ, यानी हमारे दोनों होठों का इस्तेमाल कर कर जिन वर्ण या अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज किया जाता है उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य वर्ण है उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। जब हम उ कहते हैं तो हमारे ओठ गोल हो जाते हैं। प, फ, ब, भ, म कहते हैं तब हमारे ऊपर का ओठ नीचे के ओठ को लगता है या छूता है। क्योंकि इन वर्ण को बोलते वक्त ओठों का खास इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इन वर्ण अक्षरों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालव्य वर्ण। ए को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ए को बोलने के लिए या उनका उच्चार करने के लिए कंठ यानी गला और तालु इन दोनों का इस्तेमाल खास तौर पर होता है, इसलिए ए को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने स्वर या वावेल के लेक्चर में पढ़ा है कि ए और ओ संयुक्त स्वर है। इसका मतलब ये कि ए और ओ दो मुख्तलिफ स्वर से मिलकर बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ओ दो मुख्तलिफ स्वर से मिलकर बने हुए स्वर है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए, आ और ई या ई से मिलकर बना है, उसी तरह ए, आ और ई या ई से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आ और आ क्या है? कंठ्य वर्ण है, और ई क्या है? तालव्य वर्ण है। इसलिए इन दोनों से मिलकर कौन सा वर्ण बना है? कंठ तालव्य वर्ण ए बना है। उसी तरह ओ को कंठ या ओष्ठ वर्ण कहते हैं, क्योंकि ओ को बोलने के लिए कंठ यानी गला और ओष्ठ यानी ओठ इन दोनों का खास तौर पर इस्तेमाल होता है। ओ दो मुख्तलिफ वावेल से मिलकर बना है। कौन कौन से? अ और उ, और ये आ और उ। आ और आ क्या है? कंठ्य वर्ण है, और उ क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है। और कंठ और ओठ इन दोनों का इस्तेमाल कर कर कौन से वर्ण बने हैं? ओ और औ। वा को बोलते वक्त दांत और ओठ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वा को दंत्य ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उसी तरह च, छ, झ को तालव्य वर्ण के अलावा दंत तालव्य वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मराठी वर्णमाला पर अभी तक मुख्तलिफ एग्जाम्स में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं।